Jai Hind. Economic impact of British rule in India. Today we have to read out and study, understand what was the economic impact of the British rule on India. भारत पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश के शासन का या कुशासन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या रोल, किस तरीके से वो हमारे देश को अफेक्ट किया. The Indian administration was in the British hands and was conducted in a manner sub serving the interest of England. भारत का जो प्रशासन था वह इस तरीके से चलाया जाता था जिससे इंग्लैंड को फ़ायदा मिले और भारत को कि सारे चीज़ों को इंग्लैंड का फ़ायदा मिलता था. Home charges refers to the expenditure incurred in England by the Secretary of State on the behalf of India. It includes dividend to the shareholder of the East India Company, interest on the public debt raised abroad, civil and military charges, store purchase in England. ये सारी चीज़ें एक साथ होती थी. द इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन द प्राइवेट फॉरेन कैपिटल वर अनदर इम्पॉर्टेंट लीकेज फ्रॉम द नेशनल इनकम सिस्टम. भारत के नेशनल इनकम सिस्टम में जो इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो जाता था प्राइवेट फॉरेन कैपिटल्स को, वह भी एक बड़ा लीकेज था. फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज इंडिया हैड टू मेक ह्यूज पेमेंट्स. भारत को बैंकों के लिए, इंश्योरेंस के लिए, शिपिंग सर्विसेज के लिए बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता था. इन ब्रिटिश इंडिया, a term imperial preference was often used for the concessions granted to the British import in India. ब्रिटिश इंडिया में एक इम्पीरियल प्रेफरेंस होता था, वो कंसेशंस दिया जाता था ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया, जो वहाँ से इंपोर्ट होकर चीज़ें आती थी उनके लिए. दो अकॉर्डिंग टू दिस almost nil charges were levied on the British import, but Indian export was charged heavily. भारत देश से जो ब्रिटेन सामान जाता था उस पर बहुत हैवी चार्जेस लगाए जाते थे, लेकिन जो वहाँ से इंपोर्ट होकर इंडिया में आता था हमारे प्यारे भारत देश में, उस पे कोई चार्ज या बहुत ही निल टाइप का नॉमिनल चार्ज लगाया जाता था, जबकि जो हमारे यहाँ से वहाँ जाता था वो हैवीली चार्ज होता था. A strong preference to investment in land property by the rich class of India during the British rule proved detrimental for the development of industries as they were low on capital investment. उनके पास बहुत ही कम संसाधन थे भारत की इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए भारत के पास. इन 1793 1793 में कॉर्नवालिस स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने स्टार्ट कर दिया ऑफ लैंड रेवेन्यू. परमानेंट सेटलमेंट वाज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स. परमानेंट सेटलमेंट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी. दिस सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन द बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश. ये सिस्टम के अलग अलग नाम परमानेंट सेटलमेंट के लगाए गए. परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में, 1793. और इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एंड बिस्वेदारी, इसको अलग अलग नामों से कॉल किया जाता है. बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस के क्षेत्र में यह स्टार्ट हुआ, और नॉर्दर्न कर्नाटक में भी. ब्रिटिश इंडिया के 14% हिस्से में, भूभाग में इसका प्रचलन रहा. 19% of the British India was under permanent settlement. A new section of zamindar were announced as landowner who were to provide 10 part of 11, मतलब 11 का 10वां हिस्सा, 10 हिस्से of total revenue to the company and were paid the interest of 1/11 of the total revenue
फॉर देयर ड्यूटीज़। 11 का 10 हिस्सा उसके पास रहता था और 1/11वां हिस्सा टोटल रेवेन्यू का वो दिया जाता था, पे किया जाता था चार्ज के रूप में। इन द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार्स वर द स्मॉल कैपिटलिस्ट, जमींदार छोटे धनाढ्य लोग थे। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड इन द ब्रामहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। बारामहल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है एक, वहाँ से रैयतवाड़ी सिस्टम का स्टार्ट हुआ था। ये थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि एक अलग टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। लैंड सिस्टम 19% पे परमानेंट सेटलमेंट था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्ट किया था 1793 में। और अब लॉर्ड थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी सिस्टम चलाया, जो कि तमिलनाडु मतलब चेन्नई के मद्रास के आसपास। लेटर ऑन दिस सिस्टम स्प्रेड टू मद्रास, मद्रास में चला। सम पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, आसाम, कुर्ग, पार्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, इन जगहों पर कौन सा सिस्टम रैयतवाड़ी वाला चला है। अब देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ कहाँ चला, ईस्ट बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, कुर्ग। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ रैयत्स were given the ownership of the right to occupy the land and they were required to pay the revenue directly to the government। इसमें डायरेक्ट सरकार को ये देते थे। By this system the former was the owner of this land। A total of 51% of the British India era was under this settlement। The rate of the land taxes in this system was very high and recovery of agricultural rent was handled very strictly। Under Mahalwadi system the unit for the revenue settlement is the village और महलवाली। 3 तरीके के सिस्टम हुए थे। एक तो परमानेंट सेटलमेंट था, कौन चलाया था, कॉर्नवालिस ने। कब चलाया था, 1793 में। दूसरा कौन था, रैयतवाड़ी सिस्टम, और ये कहाँ कहाँ चला था, बंगाल, बिहार और कुछ पार्ट ऑफ बनारस के उत्तर प्रदेश। ये था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम मुनरो ने चलाया था और रीड ने, हेक्टर मुनरो और रीड। अब ये मद्रास चला, बॉम्बे चला, आसाम चला, और महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम कहाँ पे चला, ये पंजाब में चला था। देखिए इस रेवेन्यू सेटलमेंट, द विलेज ऑफ और द महल, द विलेज land belongs to the village community। The community was jointly responsible for the payment of the land revenue। This system prevailed in 30% of the British India and UP। परमानेंट सेटलमेंट 30 में था, ये 19% कवर करता था, ये 30%। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, रैयतवाड़ी में हो गया। अब यूपी सेंट्रल प्रोविंस एंड इन पंजाब समाचार। The constant flow of wealth from India to England, to which India did not receive any adequate economic, commercial or material return, has been described by the national leaders and economists as a drain of wealth from India। इसे drain of wealth from India के नाम से बताया गया। Before 1813 company had a recurring surplus which accrued from profits from oppressive land revenue policy, profits from its trade resulting from monopolistic control over Indian market, and exactions made by the company's official। ये बिफोर 1813 से पहले कंपनी के पास रिकरिंग सरप्लस था, जो कि लेवाई करता था प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेसिंग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से लेकर के, जो इनका ख़राब पॉलिसी था लैंड रेवेन्यू से, लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उससे। और प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रेड रिजल्टिंग फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट। भारत की मार्केट पर इनका एक तरफा एक छत राज्य हो गया था। और एग्जैक्शंस मेड बाय द कंपनीज ऑफिशियल, ये कंपनी के ऑफिशियल भी बड़ा चोरी चमारी करते थे, द लूट पाट करते थे और ये सारा काम करते थे। द सरप्लस वॉज यूज्ड बाय कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट। ये जो सरप्लस पैसा होता था ये इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनी में यूज किया जाता, फॉर मेकिंग परचेज ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम इन इंडिया एंड एल्सवेयर।
उसी से एक्सपोर्टेबल आइटम जो भेजे जा सकते थे, एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, उनको खरीद करके भेज दिया जाता था। अगेंस्ट द export of goods made out of this investment, India did not receive anything in return. इससे कोई पैसा भारत को नहीं बनता था. This system was brought to an end by the Charter Act of 1813. इसको बंद कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के बाद से. From 1813 onward, economic drain took the form of unrequired export. इसको 1813 के बाद से अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट के रूप में ड्रेन करने लगे. Barring a few exceptional years, favorable balance of trade had been the normal feature of our foreign trade till the outbreak of World War II. मतलब कि कुछ सालों को हटा करके फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा, जो कि एक इन्होंने मेंटेन करने के लिए बनाया था वर्ल्ड वार सेकेंड को छोड़ के. अब देखिए, दादा भाई नारोजी described the drain of wealth as the evil of all the evils. ड्रेन ऑफ वेल्थ को उन्होंने इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा, सभी दुश्मनों का दुश्मन. एंड द मेन कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी, भारतीय के गरीबी का सबसे मेन कारण यह था. दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपाउंडर ऑफ द ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी. दादा भाई नेहरू सबसे पहले और महत्वपूर्ण कहने वाले थे कि भारत का जो धन है वो गंगा से सारा सोख लिया जा रहा है, सोखते की तरह सोखता लगा के, और उसे टेम्स में जा कर के मतलब ड्रेन कर दिया जा रहा है. ही विथ हिज आर्टिकल्स एंड बुक्स इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया. इन्होंने किताब लिखी, उसमें उसका नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और प्योरिटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी. द वांट ऑफ एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इस सब में प्रोपाउंडेड हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रोपाउंड की. और आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ऑल्सो एम्फेसाइज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. ही इन हिज आर्टिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रपोज दैट द हाफ ऑफ द एनुअल जीडीपी ऑफ इंडिया इज बीइंग आउटफ्लोड एवरी ईयर. भारत की आधी जीडीपी का हिस्सा, आधे जीडीपी का हिस्सा बाहर चला जाता है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896 accepted the Drain theory in Calcutta session and announced that the real cause for the frequent famines and the poverty in Indian nationals is ongoing drain of wealth for the प्रीवियस 100 ईयर्स. पिछले 100 सालों से जो सारा पैसा भारत से विदेश में जा रहा है, मतलब इंग्लैंड में जा रहा है, वह हमारे भारत को निरंतर गरीबी में बनाए रखने के लिए, और जो भुखमरी हर किसी साल आ जाती है और गरीबी हो जाती है, उसका कारण है. ऐसा प्रस्ताव पास किया गया था 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा. सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैदा होने के एक साल पहले 1897 में उनका जन्म हुआ था, और 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था उसके 7 वर्षों के बाद, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म के एक साल पहले ऐसा प्रस्ताव पास हो चुका था. और सैयद अहमद खान, जो कि एक मुस्लिम स्टॉलवर्ट लीडर थे, वॉज लॉयल टूवर्ड्स ब्रिटिश. ये ब्रिटिशों के बड़े लॉयल थे, ब्रिटिश रूल. एंड ही बिलीव्ड दैट द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी कुड टेक प्लेस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली. इनका मानना था कि मुस्लिमों का विकास अंग्रेजी हुकूमत के रहते ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे तरीके से होगा, अन्यथा की दृष्टि में नहीं हो पाएगा. दादा भाई नौरोजी 1825 से लेकर के 1917 तक रहे. अलॉन्ग विद डब्ल्यू.सी. बनर्जी एस्टैब्लिश्ड लंदन इंडियन सोसाइटी इन 1865. 1865 में दादा भाई नौरोजी ने डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर लंदन में एक 1800 इंडियन सोसाइटी की स्थापना की. इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने साथ मिलकर के 1865 में इंग्लैंड में की, लंदन में. which popularized the severe exploitation and the pain of Indian nationals. जिसने इंडियन सोसाइटी ने पॉपुलराइज किया भारत में जो एक्सप्लॉयटेशन और भारत के राष्ट्र के लोगों का जो पेन था, उसको वहाँ पे जा कर के बताया इंग्लैंड, लंदन में.
Dada Bhai Naroji was the first Indian to be elected to the British House of Commons on the ticket of Liberal Party in 1892 1892 में 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के टिकट पे सबसे पहली बार जीत कर जाने वाले वहाँ के मेंबर ऑफ बने। कौन बना? दादा भाई नौरोजी 1892 में। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जा कर के वहाँ पे उसके मेंबर बने, जो कि पहले इंडियन थे। ये लिबरल पार्टी से इनको टिकट मिला था 1892 में ये गए थे। अब इसी के साथ ये कंप्लीट होता है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप इंजॉय कीजिए। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।